हमने मशीन लर्निंग में सुपरवाइज और अनसुपरवाइज देखा। फिर सुपरवाइज में हमने डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम देखे कि लॉजिस्टिक कैसे लगता है, लीनियर कैसे लगता है, एसवीएम, डिसीजन ट्री, ये सब देखा। अनसुपरवाइज में हमने देखा 3 तरीके से की जा सकती है, क्लस्टरिंग करके, डायमेंशन रिडक्शन करके और एसोसिएशन रूल करके। वो हमने समझा, उसका थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल जितना मैक्सिमम अपने इस लिमिटेड टाइम में हम कर पाए हैं, जो मैक्सिमम यूज हो रहा है वो आपको सिखाया गया, बताया गया, समझाया गया। और अब जो सेकंड ब्रांच है आपकी एआई की, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच है, जो कि आपके चैट जीपीटीज, आपकी इमेजेस, डीप फेक्स में सबसे ज्यादा यूज जो होती है वो यही होती है। होती है तो वो एमएल भी है, बट ये बड़ा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल जो चीजों को बना रही है ना, इमेजेस को ये करना वो करना, चैट को डेवलप करना, दैट इज पार्ट ऑफ डीप लर्निंग। तो आज हम सेकंड ब्रांच पढ़ने जा रहे हैं, डीप लर्निंग। क्या क्या पढ़ेंगे, डीप लर्निंग क्या है, फीचर्स कैसे निकलते हैं इसमें, डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में डिफरेंस क्या है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है न्यूरल नेटवर्क, ये पढ़ोगे। फिर इसको बनाने के लिए तरीका क्या था, मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई, न्यूरन का टाइप कौन सा न्यूरॉन है बेसिक पहला, फिर उसमें जो मैथ साइंटिफिक टर्म्स है, एक्टिवेशन फंक्शन, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, रियल टाइम में इसके यूसेस क्या हैं, ये सब आप देखोगे आज, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर मोटा मोटा कंबाइन करें तो उसमें क्या क्या है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। और इन तीनों में ही एक चीज कॉमन क्या हो जाती है, डेटा। तो डेटा तो सभी का पार्ट है, मशीन का भी, डीप का भी और एआई का। डेटा नहीं होगा तो साइंस कैसे लगा, मतलब उस पर एनालाइज कैसे करोगे, उसको समझोगे कैसे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, जो चाहती है कि मशीनें ह्यूमन की तरह बिहेव करें। मशीन लर्निंग क्या है, इसी का एक सबसेट है, जो कि मॉडल को ट्रेन करके उससे प्रिडिक्शंस बनवा रहा था। ये देखा ना हमने, हम ट्रेन कर रहे थे, उसको नया डेटा दे रहे थे, वो प्रिडिक्ट करके दे रहा था फिर उस पे क्या होगा। और डीप लर्निंग क्या है, ये एमएल का एक सबसेट है, इंटर रिलेटेड है सारे। ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जिसमें इमेजेस आ जाएंगी, टेक्स्ट आ जाएगा, ऑडियोज आ जाएंगी, वीडियोज आ जाएंगी, ये उतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। और डेटा साइंस क्या है, इन पे जो पीछे स्टैटिस्टिक्स लग रही है, जो मैथमेटिक्स लग रही है, उससे डेटा में वो स्टैटिस्टिक्स लगा के, वो मैथ्स लगा के उस इंफॉर्मेशन को निकालने का तरीका, डेटा साइंस। ओके, हिंदी वाले देख सकते हैं। वैसे ये तो ऐसे वर्ड्स हैं, जितना इंग्लिश में याद रहे उतना बेहतर है। डीप लर्निंग को हिंदी में देखो कहते हैं गहन शिक्षा। ओके, अब डीप लर्निंग क्या है थोड़ा सा, ये नेटवर्क पहली बार देखा होगा आप लोगों ने। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक टेक्निक है, जो एआई का एक सब पार्ट है। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, देन एआई, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सब पार्ट है, हेंस एआई का भी एक सब पार्ट है। और ये कैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, इमेज, इमेजेस का, इंपॉर्टेंटली इमेजेस, स्पीच, बोलने की, जो कि किसकी वॉइस हो सकती है, वॉइस ओवर जो क्रिएट किए जाते हैं आजकल की। लिपसिंग मोदी जी की हो रही है, लेकिन आवाज उसमें, आवाज मोदी जी की आ रही है और लिपसिंग चेंज कर दी, वो वाली चीजें जो बहुत आजकल मीम्स वगैरह बनते हैं कि आप चेंज कर देते हो वीडियोस को। इमेजेस पे काम बड़ा ज्यादा हो रहा है कि ना, एआई जनरेटेड इमेज आप देखते हो, आपने एक फोटो डाली और उसको बोला कि ये मेरी होम ऐसी घर की फोटो है, इसका मुझे प्रोफेशनल क्रिएट करके दो, जो मैं अपने लिंक्डइन पे लगा सकूं या अपनी जीमेल प्रोफाइल पे लगा सकूं। तो एक अलग ही फोटो बन के आ जाती है, जिसमें आप बड़े सूट वूट में और यू आर लुकिंग डिफरेंट, एआई जनरेटेड इमेजेस। वहां पे एनएलपी के काम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, एनएलपी के टास्क को सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें क्या है, डीप लर्निंग को जो है इंस्पायर जो किया गया है, देखो ध्यान से देखो, इसको डीप लर्निंग बोलते क्यों है। कनेक्शन देखो कितने ज्यादा एकदम इंटेंस है इस न्यूरॉन का, इससे भी। ये जो आपको दिख रहे हैं, इसको बोल रहे हैं इनपुट लेयर। ये जो बीच की लेयर्स है, जहाँ पे काम हो रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, इनको बोलते हैं हिडन लेयर्स। और जहाँ पे फाइनल आउटपुट, ये आप पूरा डीप में पढ़ोगे आज पूरा, और अगली क्लास में भी यही पढ़ोगे। तो अभी से घबराना नहीं है, बस डीप क्यों बोल रहे हैं वो समझा रही हूँ मैं, कि जैसे आपके ब्रेन में ना सारी चीजें बड़ी घसर पसर चल रही होती है ना, ये भी ये भी ये भी ये भी, सारे न्यूरॉन्स बड़ा एक्टिवली आप काम कर रहे होते हो। आपको पता है अगर मुझे घर से निकलना है, 9 बजे की क्लास है,
तो उस बीच में मुझे क्लास के लिए भी जाना है, ऑटो वाले को बिल भी देना है, ऑटो को भी पैसा पे करना है, अपना फोन भी मैनेज करना है, अपना असाइनमेंट भी मैनेज करना है, वो सब इंटर रिलेटेड है। आपका जो न्यूरॉन्स है अंदर जो काम कर रहे हैं वो अपने आप इतना मैनेजेबल है। आपको जैसे पता है कि जैसे ही मैंने गरम को छुआ मुझे हाथ हटा देना है, वो गरम है। वो आपके न्यूरॉन्स का इतना प्रोसेसिंग पावर है। वो कब है? क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट टाइम मुझे बताना आइंस्टीन ने अपने ब्रेन का कितना यूज किया था, और हम तो बिल्कुल भी नहीं यूज करते। ये तो जब है जब हम यूज नहीं करते, इतना काम हम करते हैं। तो हम मशीनों को ऐसा सिखाना चाह रहे हैं। तो जो इंस्पिरेशन है मशीन डीप लर्निंग मॉडल को बनाने की, वो ह्यूमन ब्रेन है कि ह्यूमन ब्रेन की तरह फास्ट प्रोसेसिंग हो और हर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन लेके आए। इसमें मल्टीपल लेयर्स यूज होती हैं। इसको रेफर ही हम डीप इसलिए करते हैं क्योंकि देखो कितना इंटेंस कनेक्शन। ये तो तीन है। जब पहला मॉडल आया था तो उसमें कहीं हजारों में लेयर थी, 1000 2000 लेयर थी, इतना इंटेंस मॉडल था। लेकिन आज का जो डोमेन है, आज का जो तरीका है, वो ये कहता है कि मॉडल को सिंपल बनाओ। जितना सिंपल बनाओगे उतना उस पर कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट कम होगी, यानी कि वो सिर्फ फोन में ही भी चल जाए, इतना इजी, इतनी कम एमबी का जीबी का होना चाहिए। तो हमारे पास बड़े बड़े मॉडल कंप्यूटर्स होते थे जिन्हें रूम टाइप जो कंप्यूटर होते थे, उस टाइम पे जो मॉडल्स बन रहे थे वो 1000 2000 लेयर्स के, और जो यूज भी नहीं हो पाते थे, वो सिर्फ एक तरीका जनरेट किया जा रहा था। तो आज की डेट में तो इसने अभी सिर्फ तीन दिखाई हैं। डीप इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत डीप कनेक्शन है, सारी आपस में रिलेटेड है, और ये सीखता है डेटा से। तो इसलिए डीप लर्निंग सीखता है, तो लर्निंग डीप, क्योंकि कनेक्शन बहुत डीप है। ओके, ये होती है डीप लर्निंग। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? कोई डाउट होगा तो गूगल कोलैब का लास्ट में 15 मिनट का सेशन रखेंगे, जो लास्ट टाइम तुम लोगों ने होमवर्क लिया था ना, के मीन्स और पीसीए। अदरवाइज तो आज हैंड्स ऑन नहीं है। रेनफोर्समेंट लर्निंग जो फीडबैक पे काम करता है। तुम डीप लर्निंग में रेनफोर्समेंट पे कहाँ पहुंच गए? जो फीडबैक पे काम करता है कि मैंने कुछ सिखाया तुमको, तुमने मुझे कुछ रिव्यू दिया कि हमें ये समझ में नहीं आया, इसको ऐसे पढ़ाओ, ये ऐसे हो सकता है, फिर मैंने दोबारा एक्शन लिया उसको इम्प्रूव करने के लिए। दैट इज रेनफोर्समेंट लर्निंग। आईडी क्या है? आईडी वो इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप पाइथन का कोड कर सकते हो। आप गूगल कोलैब में कर रहे हो तो आपके लिए आईडी गूगल कोलैब है, अभी पाइचाम है, बहुत सारे हैं, वीएस कोड है, किसी पे भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो आगे चले। इसका इवोल्यूशन कहाँ से होना शुरू हुआ, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? 1940 में आई ट्यूरिंग मशीन। ट्यूरिंग मशीन क्या कर रही थी कि आप उसको इनपुट दे रहे थे, वो आपको आउटपुट दे रही थी टाइपिंग करके। ठीक है। फिर जो पहला मॉडल डेवलप हुआ जिसको परसेप्ट्रॉन बोलते हैं, 40 से 50 के बीच में ट्यूरिंग मशीन का काम चला, जो कि मतलब एआई से पहले भी हमने किया है ये डिस्कस स्टार्टिंग की क्लासेस में, कि एआई का कॉन्सेप्ट यहाँ से डेवलप होना शुरू हुआ, जिसको मशीन को ऐसे सिखाने की कोशिश की गई कि वो एक्शन लेना शुरू करे, रोबोट से डिफरेंट एक्शन लेना शुरू करे। और आगे के काम पे रोबोट क्या करता है, जो कमांड दिया उस पे ही काम करता है कि जाओ वहां से पानी लेके आओ, तो रोबोट सिर्फ पानी लेके आएगा। और मशीन को क्या, ह्यूमन ब्रेन क्या करेगा? अगर वहां पे एक और ऑप्शन अवेलेबल है पानी के साथ, लेट्स से वहाँ कॉफी भी है, और उसको हमें लगेगा ना कि यार कॉफी ना मांगने लगे तो मैं लेके चलूं। मशीन को ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजों को सिखाने के लिए थोड़ा ट्रेन किया जा रहा था कि जो टास्क दिया जाए सिर्फ वो ना करे, उसके अलावा भी चीजें करे, ऑटोमेटिक चीजें बनाई जाए, कि फैन ऑफ कर दिया जाए अगर रूम में कोई नहीं है। तो इसमें दो चीजें सेंसिंग लगी कि वहां पे देखो यूआर रेज हैं, अल्ट्रासोनिक रेज ह्यूमन बॉडी में होती हैं, अगर वो है तो वहां पे उसको फैन को ऑफ कर दे ऑटोमेटिकली। तो ये प्रिडिक्शंस बनाए इस चीज को हेल्प करके। तो ये वाला कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा था, इतना अच्छे से हो नहीं रहा था क्योंकि अब है हम टेक के जमाने में, तो अब जाके चीजें इतनी होने लगी है। बट ये कॉन्सेप्ट जब से डेवलप होने लगा 40 50 के बीच में,
फिर जो पहला मॉडल बना परसेप्ट्रॉन, जो कि आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, वो कंप्लीटली ह्यूमन न्यूरॉन से इंस्पायर था। बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो होता है वो उससे इंस्पायर था। वो 1960-70 के अराउंड ये सब काम चला, और एक पहला जो एआई का न्यूरॉन बनाया जिसको आर्टिफिशियल न्यूरॉन बोलते हैं, जो बायोलॉजिकल न्यूरॉन से इंस्पायर था। अभी पढ़ोगे अगले स्लाइड के बाद में डिटेल में, वो उसको परसेप्ट्रॉन नाम दिया गया। वो 60 से 70 के बीच में चला। फिर 80 से 90 के बीच में एक और कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम बना बैक प्रोपोगेशन। बैक प्रोपोगेशन क्या है कि मैंने कुछ सीखा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, सीखने के बाद मैंने उसको इम्प्रूव किया। मान लो मैंने पहली बार में सीखा कि रेड कलर के 2 शेड्स हो सकते हैं, चेरी रेड और थोड़ा वेलवेट रेड, ठीक है। अब मुझे जब मैं वहां पे पहुंची, आउटपुट दिया, तो मुझे और डिफरेंट थोड़े से रेड के शेड नजर आने लगे। अच्छा, ये थोड़ा लाइट रेड है, ये थोड़ा ब्लू, ये थोड़ा डार्क रेड है, थोड़े डिफरेंट शेड, ये मरून भी रेड जैसा ही दिख रहा है। तो वहां पे आके मैंने एडजस्ट की चीजें, ये भी रेड हो सकता है, ये भी रेड हो सकता है। फिर मैंने वापस से जाके अपने सिस्टम को फीड किया कि नहीं, सिर्फ 2 रेड नहीं थे, रेड और भी हो सकते हैं, 5 तरह के हो सकते हैं। तो वो पीछे जाने का तरीका और फिर से चेंज होके आना। जब कहते हैं ना, जब बैक लगने के बाद दोबारा नंबर आना, दोबारा पास होना अच्छे मार्क्स से, दैट इज बैक प्रोपोगेशन। फेल होने के बाद आपने ज्यादा मेहनत करी, दोबारा सीखा, दोबारा सब्जेक्ट पढ़ा, ठोकर खा के उठने वाला तरीका बैक प्रोपोगेशन था। फिर डीप ब्लू क्या था बताओ, जिसने पहली बार चेस में ह्यूमन को हराया था। पहला कंप्यूटर पहला कंप्यूटर प्रोग्राम जिसने उसको हराया था, ये 1999 में हुआ। तो 1990 से 2000 के बीच में ऐसी चीजें आने लगी। और अब जो है, हम बहुत ज्यादा डीप लर्निंग के जमाने में आ गए। आफ्टर 2000 में आपका CNN वगैरह आने शुरू हुए, इसको भी देखेंगे अभी पूरी नेक्स्ट क्लास में। इसकी पूरी डिटेल वो है कि कैसे कैसे जो आपके ये मॉडल है डीप लर्निंग के डेवलप हुए। फिर हम 2005-4 के बाद से थोड़ा डीप लर्निंग में बात करने लगे, जब CNN आए, गैन आए। गैन क्या है? जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क, जिसने इमेजेस जनरेट करना शुरू किया। अब आप कहते हो ना चैट जीपीटी से कुछ भी क्वेश्चन लिखते हो, उसका आंसर बड़ा प्रॉपर बन के आता है, वहां से जो काम होना शुरू हुआ वो यहाँ पे होना शुरू हुआ। और यही वो फेज था 2010 से 20 वाला, जब एआई बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा, बहुत ज्यादा फेमस होने लगा। जितना ये काम अच्छा करने लगा उतना बुरा भी करने लगा, क्योंकि डीप फेक्स ऐसे बनने लगे जो कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा ब्लंडर लाने लगे। चीजें इस तरीके से इसका एवोल्यूशन शुरू हुआ 40 से लेके 2020। तो कहाँ पे जाने वाले हैं? 20 साल बाद इसकी सेंचुरी बनाएंगे। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में? देखो, अभी तुमने मशीन लर्निंग के तो सारे मॉडल बना लिए ना, बहुत सारे तो नहीं, लेकिन जितना हम मैक्सिमम कर पाए क्लास में उतना सीख लिए। तुमने क्या देखा? मान लो हमारे पास एक ही कार है और हमें इस कार का क्लासिफिकेशन कराना है। इस कार में क्या क्या दिख रहा है? जीपीएस होना चाहिए, रडार है क्या नहीं, जो रोबोट होता है वो होता है रडार, जो कि डायरेक्शंस के लिए यूज होता है। कैमरास है क्या नहीं, कि पीछे की भी दिखाएगा। एआई इंटीग्रेटेड है। एआई इंटीग्रेटेड मतलब ऑटोनोमस, अपने आप भी चल सकती है क्या नहीं। रडार है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है क्या नहीं है, इसका कलर, इसका प्राइस, इसका टैग, ये बहुत सारे फीचर्स में हो सकते हैं। तो ये आपके कार क्लासिफिकेशन मॉडल बना रहे हो, तो इनपुट आप फीचर यहाँ पे निकाल के इसको दोगे। इनपुट दोगे, ये उससे फीचर को निकालेगा खुद से। हमने किया था ना, हम देख रहे थे कि कौन कौन से फीचर हो सकते हैं, सेपल लेंथ, पेटल लेंथ, वो सब। फिर उसको क्लासिफाई करोगे एंड में जाके, और फिर बताओगे कि आउटपुट क्या है, कार है या नहीं है। और डीप लर्निंग क्या करेगा? ये वाला काम हमें नहीं करना, वो जो फीचर निकालने का काम है वो हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ इनपुट देना है और फीचर वो खुद से निकालेगा। फीचर और क्लासिफिकेशन वो खुद कर देगा, क्योंकि वो डीप न्यूरल नेटवर्क है, वो ह्यूमन ब्रेन की तरह फंक्शन करेगा और हमें डायरेक्ट आउटपुट दे देगा। सबसे मेन डिफरेंस तो यही है कि इसमें फीचर निकालने पड़ते थे, इसमें नहीं निकालने पड़ते। यही वजह है। और दूसरा समझो, इसमें डेटा हैंडल कैसे होता है डीप लर्निंग में और मशीन लर्निंग में। देखो, डीप लर्निंग में क्या है, आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, इमेजेस की फॉर्म में होगा, वीडियोस की फॉर्म में होगा, उस पर कुछ काम नहीं समझ में आ रहा होगा हमें क्या करना है। और यहीं पे स्ट्रक्चर्ड था, यहाँ पे इसकी पूरी सेपल लेंथ, पेटल लेंथ दिख रहा है, बना के दी थी। और बड़ा कर देती हूँ, देखिए। देखो,
यहाँ पे कैसा था डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड, मतलब इमेज डाल दोगे मॉडल में जाएगी और मॉडल सीखेगा अपने आप, और सीखने के बाद बताएगा कि कौन सा फ्लावर है। लेकिन इसमें ऑलरेडी तुमने सब कुछ बता दिया उसको कि इतनी लेंथ है, इतनी विड्थ है, इतनी ब्रेड्थ है, तो ये वाला फ्लावर हो सकता है, ये वाला फ्लावर हो सकता है। तो ये कन्वेंशनल लर्निंग में क्या डिफरेंस है कि जो मशीन लर्निंग में है वहां पे फीचर्स ऑलरेडी हैंडक्राफ्ट आप लोग कर रहे हो, आप उसको बहुत सिखा दे रहे हो और ये खुद से सीख रहा है। तो इसमें कैसा डेटा जाता है डीप लर्निंग में, अनस्ट्रक्चर्ड, और फीचर मशीन लर्निंग में स्ट्रक्चर्ड। इसके अगर मेन डिफरेंस देखो तो ये सुपरवाइज्ड है, अनसुपरवाइज्ड है और रेनफोर्स है। मशीन लर्निंग कैसा है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रेनफोर्स। डीप लर्निंग सुपरवाइज, मोस्टली सुपरवाइज चीजें को हैंडल करेगा, लेवल हमारे पास होगा ही होगा। इसमें स्टैटिस्टिक्स लग रही थी, देख रहे थे ना, हर एक में कुछ ना कुछ मैथ्स लग रही थी। मशीन लर्निंग का जो भी मॉडल आपने बनाया, कहीं प्रोबेबिलिटी लग रही थी, कहीं रेशियो लग रहा था, कहीं ना कोई मैथ्स का एल्गोरिथम लग रहा था। और डीप लर्निंग में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो पढ़ोगे अब, इसका मेन कॉन्सेप्ट ही न्यूरल नेटवर्क है। ये कैसा डेटा हैंडल कर सकता है, स्ट्रक्चर भी और अनस्ट्रक्चर भी। और ये इसमें सबसे बड़ा टास्क ये है, डीप लर्निंग में आपके पास डेटा बहुत बड़ा होगा, अगर कम डेटा है तो ये काम ही नहीं करेगा। तो ये तो कम डेटा पे काम कर जाएगी मशीन लर्निंग, तो छोटा डेटा भी दोगे ना, 100 पॉइंट्स, 200 पॉइंट, 1000 पॉइंट, उस पर भी करेगी। इसको अगर कोई मॉडल जनरलाइज बनाना है तो इसमें कम से कम आपके पास 5000 से अबव का डेटा होना चाहिए, वरना आप अपने मॉडल को जनरलाइज नहीं कर सकते। 5000, 2000, 5000 तो मिनिमम होना ही चाहिए, जब भी तो उसको जाके बेचोगे, जब भी तो कहोगे ना कि कुछ कोई भी बेचो, जब भी तो जनरेट करेगा वो। तो इसमें वो तो मैं एक नंबर रफली बता रही हूँ, 5000, बाकी इसको बहुत मिलियंस में भी डेटा ट्रेन किया गया है डीप लर्निंग नेटवर्क में, मिलियंस में, बिलियंस में। एक्यूरेसी इसकी हो सकती है और इसकी वेरी कर सकती है। इसकी एक्यूरेसी, अगर ज्यादा डेटा बड़ा है, जितना बड़ा डेटा होगा उतनी अच्छी एक्यूरेसी होगी, क्योंकि उतना ज्यादा सीखेगा, उतना ज्यादा डाइवर्स होगा। और इसकी एक्यूरेसी वेरी भी कर सकती है एक डेटा से दूसरे डेटा पे। ये थोड़ा स्लो ट्रेन होगा, फास्ट भी ट्रेन हो सकता है। अभी आपने देखा था ना, मशीन लर्निंग के मॉडल बहुत फास्ट ट्रेन हो रहे थे। इसमें क्या है, ये कहीं तो बहुत फास्ट, बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएगा, और कभी कभी बहुत स्लो होगा। तो स्पीड का अगर आप देखो तो स्पीड इसमें ज्यादा बड़ा चैलेंज है डीप लर्निंग। इसको थोड़ी कम हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, इसको जीपीयू वगैरह लगेंगे आपके। तो हम जो मॉडल बनाएंगे वो थोड़ा छोटा ही बनाएंगे CNN का, क्योंकि हमारे पास जीपीयू बहुत कम है आपके गूगल को लैब में। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो मैं 2 मिनट डाउट सेशन दे रही हूँ, पूछ लो यहाँ तक, फिर अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अच्छा, ये कोड के लिए मैंने बोला है ना, लास्ट के 15 मिनट में रखेंगे, अब फिर क्लास नहीं सुनोगे, फिर क्लास का नहीं समझ में आएगा, फिर अगली क्लास में पिछली क्लास का पूछोगे। ये चीज सेकेंड क्लास के बच्चों को समझाई जाती है, तो अंडर ग्रेड के बच्चे हो। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, जीपीयू, जो कि आपकी गेमिंग लैपटॉप्स में भी लगती है, इमेजेस वगैरह को ग्राफिक्स बोलते हैं ना, ग्राफिक्स यूनिट जो होती है आपकी। टीपीयू भी लग जाती है। जीपीयू एक कार्ड है, मशीन नहीं है। आपके ही लैपटॉप में एक कार्ड होता है ग्राफिक्स का। यस, किसने बोला है, RTX लैपटॉप्स में आते हैं ये इनबिल्ट। इंटेल, डेल, ये सब कंपनीज बनाती हैं इनको। रिवाइज का क्यों रहेगा शालिनी, तुम कौन सी दुनिया में रहती हो, मेरे को तुम्हारा समझ में नहीं आता। नया टॉपिक पढ़ रही हो और कह रही हो रिवाइज का रहेगा सेशन। लास्ट के 15 मिनट में जो तुमने पीसी और के मीन्स किए थे, उसमें कोई डाउट है तो हम रख लेंगे उसको। यस, चैट जीपीटी एक LLM है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, डीप लर्निंग मॉडल। जो डीप लर्निंग है उसमें आपका NLP का भी कॉन्सेप्ट आता है, वो भी आपको नेक्स्ट वीक में बताया जाएगा, थोड़ा इंट्रोड्यूस किया जाएगा उससे। तो जो ये चैट जीपीटी है ना, ये आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, LLM, NLP का मॉडल है। जीपीयू ही लगता है ज्यादा। रेनफोर्समेंट लर्निंग कौन पूछ रहा है ये?
रेनफोर्समेंट लर्निंग एक्शन बेस्ड होती है। आप, मैंने आपको कुछ सिखाया, आपने नहीं सीखा पहली बार में, आपका नेचर है वो नहीं सीखने का, ठीक है, और फिर आपने बोला हमें तो समझ ही नहीं आया, फिर मैंने आपको दोबारा सिखाया तो आपने सिर्फ सुना, सीखा जब भी नहीं, फिर मैंने और दोबारा सिखाया आपको, तो ये जो आपके कहने पे मैं बार बार काम कर रही हूँ, दैट इज रेनफोर्समेंट लर्निंग, एक्शन लेना। आप समझ में आ गया होगा। आपके सिस्टम में जीपीयू है, आपके सिस्टम में जीपीयू है, कोलैब में करेंगे ना हम, तो कोलैब में जीपीयू है, सिस्टम में तो पता नहीं मुझे आपके पास होगा या नहीं होगा, लेकिन जीपीयू कोलैब में मिलेगा हमें वीकली 8 घंटे का। अभी तक हमने जीपीयू यूज नहीं किया, सीपीयू यूज कर रहे थे, अब हम जीपीयू यूज करेंगे। मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग ना, ये सब इकट्ठे यूज होते हैं। आपको पर सीखना लेवल स्टेयर्स में ही पड़ता है, ऐसा नहीं है कि आ रहे हैं, क्योंकि मेरा ब्रेन उसको सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा है, उसका डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है, जब तक तब तक वो चीज करेगा। तो इंस्पिरेशन क्या रही थी डीप लर्निंग मॉडल को बनाने की, मशीन्स को ह्यूमन की तरह बिहेव करने के लिए क्या चाहिए, वो ह्यूमन जैसे दिख तो नहीं सकती, 2 हाथ, 4 2 पैर ऐसे तो नहीं हो सकती, तो उसको क्या, उसका ब्रेन, ब्रेन से इंस्पायर होकर डीप लर्निंग का पहला जो न्यूरॉन बना उसको बोला गया आर्टिफिशियल न्यूरॉन। तो ये है आपका बायोलॉजिकल न्यूरॉन, ये है आपका आर्टिफिशियल न्यूरॉन। इसमें जो आपको इनपुट रिसीव होती है, ये दिखेगा नहीं आपको, कोई दिखा नहीं सकता, ये जो आपको इतना दिख रहा है ना, सर बायो के बच्चों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा ये वाली चीज, की दिखती नहीं है, इतने छोटे छोटे से न्यूरॉन्स होते हैं आपके ब्रेन में, ठीक है। यहाँ से आप इनपुट लेंगे डेंड्राइट से, ये आपका सेल है, इसको सोमा भी बोलते हैं, न्यूक्लियस, यहाँ पे आपका एक्शन टेकिंग कैसे क्या करना है वो होगा, और यहाँ से आपकी इंफॉर्मेशन फ्लो होगी, आगे की तरफ बहेगी कि आउटपुट क्या होना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं जो आपस में कनेक्ट होते हैं, तभी हम एक्शन लेते हैं, कि गर्म पानी को नहीं छूना वाला जो एक्शन है वो यहीं से आता है। यहाँ से इंफॉर्मेशन आई, कैलकुलेट हुई, ट्रांसफर हुई, यहाँ तक पहुंची, इसने अगले को पहुंचाई, इसने अगले को पहुंचाई, इससे इंस्पायर होके हमने ह्यूमन आर्टिफिशियल ब्रेन बनाया। आर्टिफिशियल ब्रेन में जो डेंड्राइट्स है वो लाइक इक्विवेलेंट टू आपके इनपुट्स है, यहाँ पे इनपुट जाएगा, इनपुट क्या हो सकता है, उस इमेज के वेट, उस इमेज की पिक्सल वैल्यूज, वहां से इनपुट की जो, फिर वहां से वेट निकलेंगे, वेट मैंने क्या बोला, उस बात में कितना वजन है, उस पिक्सल में कितना वैल्यू है, उस पिक्सल में कितनी इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो। और एक बायस नाम का फैक्टर हम यहाँ पे ऐड करते हैं। बायस क्या है, थोड़ा सा अपने मॉडल को पहले ही बायस कर देना, पहले ही सिखा देना कि ऐसे चलना है, और फिर वहां पे लीनियर फंक्शन लगेगा, लीनियर जैसे अगर बढ़ रहा है तो बढ़े, घट रहा है तो घटे, लीनियर यही होता है ना, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और फिर लगता है एक्टिवेशन फंक्शन, लीनियर मतलब ये सारे जुड़ेंगे, x1 × w1 प्लस x2 × w2 प्लस x1 × w1 x2 × w2 अप टू प्लस xn × w1, ये होता है आपका लीनियर फंक्शन, ये सब ऐड होंगे, मल्टीप्लाई होके ऐड होंगे, और बायस इसमें ऐड होगा, ये आगे देखेंगे, अभी पूरा इसका मैथमेटिकल इक्वेशन, डरो मत। फिर उस पर एक्टिवेशन लगेगा। एक्टिवेशन फंक्शन क्या बताएगा कि कौन सी क्लास में जाना है, मान लो 2 क्लास का बनाया है, 0 और 1, तो 0 है तो अगर वैल्यू उसको थ्रेशोल्ड दे देंगे, अगर 0 से कम आ रही है, 0.5 से कम आ रही है तो 0 में जाए, 0.5 से ऊपर आ रही है तो 1 में जाए। ये है इसकी इंस्पिरेशन। हिंदी में देख लो। ये जो एक्टिवेशन फंक्शन है, इसको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने के लिए, पूरा अभी दोबारा भी पढ़ना है आपको, आज भी कल भी, है क्या, ये कितने तरीके का होता है। एक्टिवेशन फंक्शन जो ये यहाँ पे दिख रहा था ना आपको, ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, मैथमेटिकल फंक्शन होता है, जो कि अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरीके से यूज है। ये क्या करता है, ये मॉडल में जाके जब ये आपका परसेप्ट्रॉन सीख रहा होता है, तो सिर्फ रेड को, एक ही रेड को ना सीखे, या यही ना सीखे कि भाई अगर ट्राइंगल आपने इसको 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का एक ट्राइंगल सिखाया, तो ये सिर्फ वही ना सीखे, इसको ये सीखना है कि ये शेप ऐसी होती है, और अगर 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का भी ट्राइंगल आया ना, तो वो भी ट्राइंगल ही है, डिफरेंट शेड्स ऑफ रेड सीखे, नॉन लीनियरिटी इंट्रोड्यूस करे डेटा, उसके हायर ऑर्डर्स ऐड करे,
उसकी डायमेंशंस ऐड करे, उसकी ओरिएंटेशंस चेंज करे, लाइक ऐसे अगर एप्पल ऐसे दिख रहा है मॉडल को, तो सिर्फ ऐसे ही ना, उसको ऐसे 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 हर एंगल से सीखे। ठीक है, ये वो वाला काम करता है, आपका नॉन लिनियरिटी को ऐड कर देता है, ताकि मॉडल ज्यादा सीखे। ज्यादा सीखे तो ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देगा, और ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देगा तो ओवरफिटिंग नहीं होगी, मॉडल अच्छा रहेगा। तो ये कितने टाइप के होते हैं? बहुत सारे होते हैं। आपको जो भी बेसिकली नीड है समझने की, सिग्मॉइड, टेनेज, रेलू और लीकी रेलू, ये कॉमन है, बेसिक है, मोस्टली यूज्ड है, जो हर प्रॉब्लम पे मोस्टली आपके समझ में आ जाते हैं। अगर मुझे 2 क्लास का मॉडल है और मुझे क्लासिफिकेशन बनाना है, 2 क्लास का मॉडल है बाइनरी और मुझे क्लासिफिकेशन बनाना है, तो मैं सिग्मॉइड यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि सिग्मॉइड की वैल्यू होती है आपकी 0 से 1 के बीच में। ठीक है, तो 0 और 1 की दो ही वैल्यू होती है, या तो 0 देगा या तो 1 देगा। लास्ट टाइम देखा था लॉजिस्टिक में, याद करो, लॉजिस्टिक में आपने सिग्मॉइड सीखा था। 10h की वैल्यू जो होती है रेंज होती है, -1 से लेके +1 के बीच की, अगर कोई कॉन्टिन्यूस वैल्यू आ रही है तो 10h वाला यूज कर लेंगे। ये इसकी इक्वेशन है मैथ्स की। आपको तो सिर्फ इनको लिखना है, ये सब बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एज ऑफ नाउ। फिर थर्ड है रेलू, ये मोस्ट यूज्ड है और बेस्ट प्रैक्टिस है। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट की फुल फॉर्म होती है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। इसका यूज क्या होता है कि अगर इनपुट की वैल्यू जो है वो 0 से ज्यादा है, तो ये उसको 1 बना देगा, और अगर इनपुट की वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव है, तो ये इसको 0 कर देगा। ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस होता है। सेकेंड है लीकी रेलू, इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। अगर इनपुट की वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव 0 से थोड़ी कम जा रही है, नेगेटिव जा रही है, कि उसको भी कुछ मीनिंगफुल इक्वेशन निकाल के आपके आगे ला देगा, ताकि वो मिस ना हो जाए, जो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है वो मिस ना हो जाए, उसको भी यूज कर लेगा ये। ठीक है, तो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फ्लो में वैसे बोल रही हूँ, लिखते हुए चलो आज। फ्लो में रहोगे, चीजें इतनी फ्लो में आपको ना ऐसे बेटरली एकदम लाइंड मिल रहा है, ऐसे आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, इतना फ्लो मेंटेन्ड। तो इसलिए बोल रहे हो कि लिखते हुए चलो चीजें। यहाँ तक कोई डाउट? अब मैं चैट बॉक्स पे आ रही हूँ एक बार, तो मुझे बताओ। रेलू का फंक्शन ये होता है कि अगर 0 से कम की वैल्यू है ना, नेगेटिव वैल्यू है, तो ये उसको 0 बना देगा, और 0 से ऊपर की वैल्यू है तो उसको 1 बना देगा सीधा। कोई भी वैल्यू अगर 0 से कम है तो उसको 0 बना देगा, 0 से ऊपर है तो उसको वो 1 बना देगा। सिग्मॉइड की वैल्यू 0 से 1, सिग्मॉइड तो लॉजिस्टिक में भी पढ़ा था शायद, नहीं? हैव यू नॉट रिवाइजिंग? रिवाइज नहीं कर रहे हो? आपको इस हफ्ते, अगले हफ्ते ट्यूसडे होमवर्क सबमिशन का भी बोल दिया जाएगा, और कैप्स्टोन प्रोजेक्ट भी दे दिए जाएंगे, तो प्लीज कीप रिवाइजिंग। सिग्मॉइड आपका 0 से 1 के बीच की वैल्यू देता है। 2 क्लास है तो सिग्मॉइड यूज करो, और फ्लो मेंटेन करते चलो कि समझना कैसे है। और कोई डाउट यहाँ तक? अब मैं थोड़ा फास्ट चलने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारा पढ़ना है। चले फिर आगे। एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियरिटी को एकदम जब आंखें खुलती हैं, जब बोल दिया जाता है कि इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन फंक्शन का यूज हो रहा होता है आपका नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। जैसे मैंने बताया, अगर आपको कोई टास्क देना है, कैमरे को सिखाना है, और मान लो ये मैं उसको हैंड ही सिखा रही हूँ, तो सिर्फ हैंड को उसको ऐसे नहीं सीखना, उसको ऐसे भी सीखना है, 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 सारी जितनी भी पॉसिबल डायमेंशन हो सकती है हैंड की, वो नॉन लिनियरिटी इंट्रोड्यूस करने का जो काम है वो एक्टिवेशन फंक्शन करता है, उसकी हायर रेंज डायमेंशंस। ठीक है, नॉन लिनियरिटी ऐड कर देता है मॉडल में, ताकि सिर्फ वो ऐसे ही ना सीखे, सिर्फ ऐसे ही ना बताए हाथ है, ऐसे आए तो भी बता पाए हाथ है, ऐसे आए तो भी बता पाए हाथ है। समझ रहे हो? लीकी रेलू और रेलू में इतना सा फर्क है कि लीकी रेलू 0 से नीचे की सारी वैल्यू को 0 कर देता है, और ये 0 से नीचे की जो थोड़ी कम, इक्विवेलेंट टू 0 वाली वैल्यू होती है, थोड़ी सी 0 के पास वाली जो वैल्यू होती है, उनको कंसीडर कर लेता है, उनको बिल्कुल 0 नहीं बनाता।
उनकी इंफॉर्मेशन को रख लेता है अपने पास। ठीक है, चले आगे। हिंदी में देख लो, फिर से पढ़ाई करूँ, पढ़ाई देखोगे ना तो मुझको कहना है। 5-5 स्लाइड करके कवर करेंगे और फिर मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि फिर मेरे को चैट बॉक्स दिखता ही नहीं है। इसको हिंदी में बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन को सक्रिय समारोह। ठीक है, डीप लर्निंग की जरूरत क्यों है, पढ़ तो रहे हैं, फर्क क्या पड़ रहा है इससे। डीप लर्निंग के जो मॉडल है बहुत ज्यादा डेटा पे ट्रेन हो रहे हैं, मतलब बताया ना मैंने, मिलियंस बिलियंस पे ट्रेन हो रहे हैं। जो ये आपके पास मॉडल आते हैं ना, एप्लीकेशंस मार्केट में लॉन्च होती हैं कि फोटोशॉप बना लो, एआई जनरेटेड इमेज बना लो, ये एम ही नहीं आ जाते, ये पहले बहुत सिस्टम्स पे ट्रेन किए जाते हैं। इनको ट्रेन करने में 6-6 महीने, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं डीप लर्निंग मॉडल ट्रेन होने के लिए। कभी कभी तो 6-6 महीने, हफ्ते लग जाते हैं इनको ट्रेन करने में, 1-1 2-2 महीने भी लग जाते हैं अगर बड़ा मॉडल है, बिलियंस पे ट्रेन हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है वो समझ में आएगा, तुम्हें टाइम लगता है क्यों, अभी देखोगे जब। और ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट के बिना भी ये काम कर लेते हैं। तो एक तो ये रीजन है भाई, हमारा जो डेटा डेटा ज्यादा ट्रेन हो रहा है, ज्यादा ट्रेन हो रहा है तो ज्यादा परफेक्ट चल रहा है। आप खुद देख रहे हो कि सब कोई डीप फेक बनाने में आजकल काबिल है। तो कितना सही स्केल पे काम है, मतलब एक्यूरेसी अच्छी है इसकी, मार्केट में यूज होने के लायक है, ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम है। और दूसरा क्या है इसमें, हम ट्रांसफर लर्निंग, एंड टाइम पे चेंजिंग। ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है कि जब लास्ट मोमेंट पे उसको कुछ चेंज कर दिया जाए, वो आपके हाथ में, आप कर सकते हो। तो क्या है, जितना ज्यादा डेटा है, डीप लर्निंग उतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है। इस ग्राफ को देखो, जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, डीप लर्निंग का जो रिजल्ट है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री गेन हो रहा है, इंडस्ट्री इसको यूज कर रही है, परफॉर्मेंस है। अदर एल्गोरिथम सैचुरेट हो गए, बाकी के जो स्टैटिक्स थी, जो भी मॉडल्स अवेलेबल रहे जो डीप एआई से रिलेटेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं सैचुरेट हो जा रहे हैं एक रेंज में आके। लेकिन डीप लर्निंग उसको बीट करता है और आगे बढ़ता है। तो स्मॉल और मीडियम कंपनीज जो हैं वो भी इसको यूज करने के काबिल में है, क्योंकि हम साथ में कॉस्ट भी मेंटेन कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो भी इसका यूज कर रही है, और देखो सबको यूज कर रहा है, बड़ी बड़ी गूगल से बड़ा तो क्या ही होगा, वो भी इसको यूज कर रहा है। एवरीबडी इज यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डीप, तो इसलिए डीप लर्निंग। अब इसमें मॉडल में, अब यहाँ से फिर से थोड़ा सा अटेंटिव रहना, मैं इसलिए बोलती चल रही हूँ आज, अटेंटिव रहना है आपको। इनपुट का जो टाइप है वो क्या हो सकता है, सबसे ज्यादा तो इमेजेस ही होंगी। इमेजेस हर फील्ड में, एग्रीकल्चर में, मेडिसिन में, कैंसर डिटेक्शन के लिए यूज हो रहा है, एक्सरेज एमआरआईज के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, ईसीजी जो आपका आता है डायफ्राम बन के, उसके लिए यूज हो रहा है, हार्ट बीट के एनालिसिस के लिए। और मैं आज शेयर करना भूल गई, सॉरी, आज ही अभी एक एआई मॉडल जो पूरी इंडिया में कहीं नहीं आया, 2 दिन पहले ही शायद, सिर्फ और सिर्फ 2 इंडियंस ने लॉन्च किया है। मैं आपको उनका नाम बताऊंगी, ब्रेक के बाद मुझे याद दिलाना। और उनका नाम भी भूल गई, फोटो भी शेयर करूंगी। पहला ऐसा मॉडल जो अभी तक पूरी दुनिया में कहीं नहीं बना, एआई की हेल्प से इंडियंस ने बनाया, जो 2 मिनट के अंदर आपको डिटेक्ट करके देगा कि यू आर हैविंग कैंसर और नॉट। तो जो किसी ने नहीं कर पाया वो हम कर बैठे हैं अभी तक एआई की हेल्प से। ओके, ये अभी रिसेंटली हुआ है शायद, तो लिंक्डइन पे एक आर्टिकल था, वहां मैंने देखा। तो आपको मैं नाम और फोटो दोनों शेयर करूंगी उन दोनों लोगों की जिसने ये काम किया है। और आप फिर थोड़ा स्टडी करना, ये टास्क है, फन एक्टिविटी है, आपके लिए नॉलेज भी मिलेगी। तो इन सब में टेक्स्ट में भी डेटा हो सकता है, सोशल मीडिया के पोस्ट, रिव्यूज कैसे जा रहे हैं, ईमेल्स कैसे जा रहे हैं, ऑडियो। ये देखो ऑडियो का डेटा है, फ्रिक्वेंसी कैसे वेरी कर रही है। ये सॉरी, ये ऑडियो का डेटा है कि जब डॉग बार्क कर रहा है तो कैसे कर रहा है टाइम के साथ, उसकी वॉइस है। ये टाइम सीरीज का डेटा है, टाइम सीरीज का डेटा जैसे बिजनेस का डेटा होता है, वेदर का डेटा होता है, वो सारा। इमेजेस कैसी हो सकती हैं आपकी, ऐसी ऐसी कुछ भी हो सकती है, ये दिखाया गया है बस, सिंपल इमेज तो कुछ भी हो सकती है। इस तरह का डेटा रहने वाला है इसके लिए। ठीक है, जो मेन काम है ना डीप लर्निंग का, मेन सबसे बड़ा, मतलब वो तो सभी जगह यूज हो रहा है, टेक्स्ट में भी हो रहा है, और उसमें भी जो मेन यूज होता है वो इसका होता है कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन मतलब एआई जनरेटेड इमेजेस। इमेजेस के काम में, अब पहले जब 20 साल पहले कंप्यूटर चलाते थे तो एक इमेज जीमेल पे भेजते थे, और वो जीमेल पे जब इमेज आती थी तो वो बहुत देर लगती थी उसको डाउनलोड होने में, पिक्सल वाइज बन के आती थी वो। और अब भेजो, विद इन मिनट्स, विद इन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स, वो इमेज एकदम से खुल के आ जाती है।
तो विजन में जो है ना, डीप लर्निंग ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस की है। इसके आने की वजह से हम पिक्सल वाइज इंफॉर्मेशन को कैप्चर कर पा रहे हैं। तो उसको करने का 3 तरीका है। एक तो क्लासीफाई बता दें कि ये है क्या नहीं, कैट है क्या नहीं, ये बता दिया देखो। दूसरा होता है सिमेंटिक सेगमेंटेशन, जहां कैट है उसकी शेप आ गई, हर एरिया की शेप कर दी। ऊपर स्काई था वो थोड़ा हमने ग्रीन में मिल गया, हमें पिक्सल्स को एक वैल्यू देके अलग अलग कर दिया। इसमें 4 तरह के ऑब्जेक्ट मिल रहे थे, वो चारों अलग हो गए। इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं। तीसरा ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, जहां पे वो ऑब्जेक्ट है, हमें यहाँ पे डॉग कैट का बनाना है, तो जहां पे वो ऑब्जेक्ट है वहां एक बॉक्स बन के आए और उसका नाम भी लिख के आए। क्लासिफिकेशन में क्या था, सिर्फ बता रहा था, ये नहीं बता रहा था कहाँ पे है। इसमें उस इमेज में ये भी बता रहा है कि वो कहाँ पे है। ठीक है। और इंस्टेंट सेगमेंटेशन मतलब सिर्फ जिसमें इंटरेस्ट है उसकी जगह पे कलर बन के आ जाए। ये होता है इसका मेन मेजर एरियाज, इसका यूज। मेजर एरिया इसका कंप्यूटर विजन है। डीप लर्निंग कोई पूछे तो कहाँ लग रहा है, मेजरली कंप्यूटर विजन, सारे टास्क कंप्यूटर विजन से यूज हो रहे हैं। ठीक है। देख लो इस स्लाइड को अच्छे से, लिखते चलो ये सब। यहाँ तक कोई डाउट? फिर मैं थोड़ा सा डीप में जाने वाले हैं फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह में। कोई डाउट है? हाँ बना सकते हैं, या इसे म्यूजिक बना सकते हैं। मैंने वेबसाइट भी बताई थी, प्ले हट करके, प्ले एचडी करके। इस स्लाइड से कोई डाउट है तो पूछ लो। इरेलेवेंट चीजें पूछोगे, आई विल आस्क द एडमिन टू ब्लॉक योर चैट ऑल्सो। यहाँ तक क्लियर है? चले आगे, क्योंकि अभी बहुत पूरा मैथ्स वैथ्स पढ़ना है। सेमेंटिक सेगमेंटेशन की जितना भी उसमें जितनी तरीके की चीजें थी, आसमान था, ये कुछ पहाड़ थे, ये कैट थी और ये ग्रास थी, 4 तरह के पार्ट थे, तो चारों को अलग अलग पिक्सल वैल्यू दे दी गई। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एक इमेज में अगर हमें यहाँ पे डॉग और कैट का क्लासिफायर बनाना था, तो जहां जहां डॉग है वहां वहां पे एक बॉक्स बन के आए और पता बताया जाए कि वो क्या है। तो रेड कलर का बॉक्स डॉग बता रहा है, ग्रीन कलर का बॉक्स भी डॉग बता रहा है, ब्लू कलर का बॉक्स कैट बता रहा है। ये ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है। एंड में बताऊंगी खुशबू। हाँ तो उसी को इम्प्रूव करना है ना गलतियों को। एनी डाउट अप टू हेयर, अदरवाइज आर मूविंग अहेड। वो आगे की स्लाइड्स में है, अभी तुम यहाँ तक बताओ, कोई दिक्कत है तो। Okay. जो पहले के हैंड क्राफ्टेड फीचर होते थे, अगर मेरे पास ये कार है तो मैं हाथ से बनाऊंगी इसके फीचर, मतलब बताऊंगी, अपने हाथ से कोडिंग करूंगी। अच्छा ये येलो कलर की है, इसमें तो 4 टायर है, आगे हेडलाइट लगी हुई है, ये वाला चीज है, इतनी विंडो है इसमें, इतना इसका वेट है, इतना कलर है इसका, इतना इंजन का बैकअप है, इतना इसका माइलेज है। ये सब मैं हाथ से कैलकुलेट करने का तरीका ढूंढूंगी और फिर ट्रेन करूंगी। फिर हमारे पास आई मशीन लर्निंग टाइप के मॉडल, जहां पे आपने यहाँ पे क्या किया, इसने थोड़े से मिड लेवल फीचर अपने आप निकालने सीख लिए। मशीन लर्निंग में जो हमने फीचर डिफाइन करे थे वो उससे इंफॉर्मेशन गेन करने का प्रोसेस इसने सीख लिया खुद से। तो वो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। इस डेवलपमेंट से आइडिया आया कि अगर ये मिड लेवल फीचर निकालना खुद से सीख सकता है तो हाई लेवल भी सीख सकता है। तो जो पहले ह्यूमन निकाल रहा था उनको नाम दिया गया लो लेवल। जो थोड़ी सी मेहनत से मैथ से फीचर आने लगे, मैथमेटिक्स लगा के, मशीन लर्निंग में क्या मैथमेटिक्स लगा रहे थे, स्टैटिस्टिक्स, उनको नाम दिया गया मिड लेवल। और जो फिर हाई लेवल के फीचर, अब वो हाई लेवल जो फीचर निकले जो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेंट कर रहे हैं, वो आपके डीप लर्निंग से निकले, उनको लिया गया हाई लेवल। फिर इसको ट्रेन करके
सिखाया गया, ये कार है, ये खुद से करना सीखा इसने, हमने सिर्फ ब्रेन बनाया, हमने सिर्फ मॉडल बनाया। वो कैसे सीखा आगे देखिए, कैसे सीखा देखिए। ये जो लेयर्स है इसमें कैसे, ये कुछ डेटा था फेसेस का हमारे पास, हमें इस फेसेस को डिटेक्ट करना था कि ये कौन फेस है, मेल है फीमेल है, क्या दिखता है। तो इनपुट में जब ये गई इमेज, तो क्या करते हैं पहले कलर, बेटर प्रैक्टिस होती है कलर इमेजेस को ग्रे स्केल बनाने की, हमने इसको ग्रे स्केल बना दिया इनपुट लेयर में। अब बीच में जितनी भी हिडन लेयर्स हैं, हिडन लेयर 1 2 3, ये कैसे काम करेंगी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, देखो ये कुछ समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, इस तरह की चीजें एजेस निकाली, एजेस मतलब आपकी आंख कहाँ पे हो सकती है, आपकी नाक कहाँ पे हो सकती है, इसने सिर्फ एजेस बनाई, एक लाइन सी बना दी ब्लैक ब्लैक वहां पे। सेकेंड लेयर जो आई आपकी, सेकेंड हिडन लेयर जो आई, उसने आपका हर एक फीचर को जाके एनालाइज किया, आईज को, नोज को, लिप्स को, ईयर्स को, पैरामीटर कैलकुलेट किए, इतनी लेंथ हो सकती है, इतनी विड्थ हो सकती है, सेकेंड लेयर में ये हुआ। और थर्ड लेयर में जाके इन दोनों को जोड़ के और फेसेस पे काम कर दिया, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन इसने सीखी अपने आप ही कर दिया, हमने कुछ नहीं करा, इनको जोड़ के फेस बना दिए डायरेक्ट। और पूरा फाइनल प्रोडिक्शन बनाने के लिए सीख लिया इसने, इन सबको मिलाना जुलाना, कनेक्शन बनाना इनके बीच में। हमने सिर्फ मॉडल बनाया, डेटा दिया, और ये सारा काम इसने खुद कर लिया। हमने नहीं तोड़ के दिया था इसको कि पहले सिर्फ लाइंस बनाना, फिर चेहरे के एक एक हिस्से पे जाके काम करना, इसने खुद किया। तो ये इस तरीके से हाई लेवल फीचर्स निकालता है। ठीक है, जैसे कि एक और देखो, इनपुट इमेज गई, यहाँ पे लो लेवल फीचर्स निकाले, यानी कि सिर्फ लाइंस बनाई, लाइंस और एजेस बनाई। सेकंड में इसने ईयर नोज इन पे काम करना शुरू किया, और थर्ड पे इसने पूरा फेशियल स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये ऐसे काम करेगा, लेयर्स में जाते हुए फाइनल में हमें आउटपुट दे देगा, ओ दिस इज सारा, इसका नाम लेट से इसका लेबल सारा था, तो इसने इसको बता दिया। एक और इसका एग्जांपल, ये सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए बताया गया है। फेसेस के लिए, कार के लिए क्या करा है इसने, पहले एजेस बना लेगा, फिर उनको जोड़ देगा, सेम एलिफेंट चेयर्स, तो कुछ भी तरह की इमेज होगी ऐसे काम करेगा। क्लियर यहाँ तक? जी बताओ, डाउट्स? अरे बताऊंगी, रुको तो सही, पहले इतना सीखो, पिक्सल कैसे डिवाइड हो रहे हो बताया जाएगा तुम्हें। थोड़ा फ्लो, मैंने बोला फ्लो पे ध्यान दो तुम, हैव सम पेशेंस। लेयर तो तुमने लास्ट टाइम भी देखी थी, हिडन लेयर। बताऊंगी अभी लेयर्स क्या होती है, वो पूरा है क्लियर में। स्टार्टिंग पे बताया ना ये लेयर्स होती हैं आपकी। डीप न्यूरल नेटवर्क इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें बीच में बहुत सारी लेयर्स होती है, इनपुट लेयर, और बीच में बहुत सारा काम, न्यूरॉन्स बेसिकली, जो आपके न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं ना, वो लेयर्स होती है। एजेस, लाइंस, मार्क्स, जैसे आईज है यहाँ पे तो यहाँ पे लाइन बन के आ जाए, नाक है तो यहाँ पे नाक, लिप्स है तो लिप्स, ऐसे वो लाइंस बना दो ऐसे। ये इमेजेस हमें क्लास बताना चाहती हैं कि कौन सी क्लास का डेटा है, फेस का है, किस तरह का डेटा है। फीचर इंजीनियरिंग यही है, ये जो दिखाया जा रहा है आपको कि पहले जाएगी इमेज तो उसको इस तरीके से तोड़ेगा, ये जो आपको दिखाया गया है, ये इमेजेस होंगी, इनको तोड़ेगा, ब्लैक एंड व्हाइट बना देगा, पहले इनको ग्रे स्केल बोलते हैं, उसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं बोलते, आगे एक्सटेंड करूंगी, और फिर उससे जाके पहले उनकी एजेस बनाएगा, लाइंस बनाएगा, फिर उन लाइंस के बाद उनकी ईयर नोज और ईयर्स जो फीचर्स उसको दिख रहे हैं खुद से, ये खुद से निकाले हैं इसने, पहले खुद से इसने लाइंस बनाई, फिर इसने खुद से हर एक एरिया पे काम किया, आईज पे, नोज पे, ईयर्स पे, सब जगह जो भी इसको फेस पे दिखा, फिर उन सबको जोड़ के इकट्ठा करके इमेज बना के वापस से सीख लिया। अच्छा, ये इसकी इमेज हो सकती है, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है, ये काम इसने खुद से किया, यही फीचर इंजीनियरिंग है, खुद से काम मेहनत करता है ये। हायरार्किकल फीचर जो अलाइंड हो, ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन अप्रोच में हो।
अब कोई डाउट है यहाँ तक? एक बार और ले लो 1-2 मिनट का टाइम, क्योंकि और आगे डीप में है और बहुत सारा पढ़ना है तो थोड़ा। लाइन से नहीं करता, पहले लाइन करता है फिर फीचर्स करता है। स्टेप समझो ना, देखो इसमें पहले इसने लाइंस निकाली, फिर इसने उन लाइनों के हिसाब से क्या क्या हो सकता है वहां पे जाके काम किया। आईज पे लाइन कैसी है, नोज पे लाइन, उसने सीखा कि हर एक की लाइन ऐसी, अगर हर एक की लाइन ऐसी है तो वो आईज है। हर एक की लाइन वर्टिकल है तो वही वो आईज है। हर एक की लाइन हॉरिजॉन्टल है तो वो लिप्स है। हर एक की लाइन जो भी है उसने सीखा, लाइन से इनको कनेक्ट करना सीखा आपस में, फिर इन दोनों को कनेक्ट करके इसको कैलकुलेट करना सीखा। यही फीचर इंजीनियरिंग है। लो लेवल फीचर, सबसे पहले जो लाइन बन के आ रही है वही लो लेवल फीचर है। क्लियर? तो आगे चले, और सबको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज अगली क्लास में और रहोगे फिर। प्रोग्रेसिव अट्रैक्शन तो कहीं, एक्सट्रैक्शन तो कहीं नहीं है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब ये जो काम है, ये जिस तरीके से हो रहा है, उनका कुछ नाम दिया गया होगा ना उन मॉडल्स का। तो ये कुछ अभी आपको ना सारे नहीं पढ़ने, और सारे हम पढ़ा भी नहीं आप पढ़ भी नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, लेकिन एक बेसिक आइडिया देने के लिए इन नेटवर्क्स को जो नाम दिया गया है वो न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। और न्यूरल नेटवर्क का सबसे पहला और बेसिक जो नेटवर्क है वो है फीड फॉर न्यूरल नेटवर्क। ये हम पढ़ेंगे आज, और ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, और इसका मैं आपको एप्लीकेशन दिखा दूंगी बाकियों का। तो ये जो ये फेमस है, बहुत सारे हैं, हर एक कोई नहीं पढ़ सकता। लाइक अब तक मेरे ख्याल से 2-2.5 हजार तो नेटवर्क बन गए होंगे, लेकिन उनका जो मेन कॉन्सेप्ट है, फीचर है, वो कॉन्सेप्ट और लेयर्स की बिल्डिंग वो सब में सेम है। सिर्फ उनके साथ खेलना है, नंबर छोटे बड़े करने हैं, वो वाला चेंज है। और जैसे ही आप उनके नंबर छोटे बड़े करते हो उनका फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप बेसिक सीख गए, जैसे आपने इंटीग्रेशन सीखा होगा, तो आप बेसिक इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना सीख गए तो लास्ट तक बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम भी जो था, 2 नंबर वाला इंटीग्रेशन और जो 10 नंबर वाला क्वेश्चन आता है उसमें जो इंटीग्रेशन स्टेप आप देख लो कि फॉर्मूला सेम है, तो वही कि इसका जो बेसिक वर्किंग है वो आपको सेम सिखाई जाएगी, बताई जाएगी, वो सबके लिए सेम है, सब में सेम काम करेगा। इन उसी में जो एक तरीका होता है नंबर को आगे पीछे छोटा बड़ा कर देने का, ठीक है, उससे इनका फंक्शन चेंज हो जाता है। तो जो 5 आपके मेन है, इन्हीं पांचों से आगे की चीजें बनी है। वो आपका एक तो ये है फीड फॉरवर्ड नेटवर्क। फीड फॉरवर्ड नेटवर्क सबसे सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, जहाँ पे हम इनपुट देते हैं और इस इनपुट से वो फीचर निकाल के आउटपुट बताता है। कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क जो है सीएनएन, ये पूरा अगली क्लास में डिटेल में पढ़ोगे। इसको सीख गए, मान लो डीप लर्निंग का हर नेटवर्क सीख गए, हर नेटवर्क सीख गए, क्योंकि सब इसी से बने हुए हैं। इसमें जो भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, ये सबसे बेसिक है। कॉन्सेप्ट यहाँ से बने और फिर ये आया, इसमें जो भी चीज लगी वो सब में लगी हुई है और सब में सेम है, सिर्फ नंबर छोटे बड़े करने हैं। उसको बोलते हैं ट्यूनिंग, उससे आपका फंक्शन बदल जाता है। फिर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आए। रिकरेंट न्यूरल नेट ये इमेजेस पे काम करेगा, फीड फॉर सीएनएन से। जो रिकरेंट है ये इमेजेस पे भी काम करेगा, टेक्स्ट पे भी काम करेगा, टाइम सीरीज जो वेदर का डेटा होता है ना, ग्राफिकल डेटा, उस पे भी काम करेगा। जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क ये क्या कर देगा, नया डेटा बना के दे देगा। आप इसमें लिखोगे गिव मी अ इमेज ऑफ अ गर्ल सिटिंग अंडर ट्री, तो ये 50 इमेज बना के दे देगा, इसीलिए इसको जनरेटिव बोलते हैं। कैन ऑटो एनकोडर इसी से इंस्पायर है, जैसे ये करता है। जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क इसका एक हिस्सा है, ऑटो एनकोडर। और ट्रांसफॉर्मर बेसिकली एनएलपी का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे टेक्स्ट के लिए, टेक्स्ट ट्रांसलेशन के लिए, टेक्स्ट जनरेशन के लिए, सेंटिमेंट एनालिसिस के लिए यूज किए जाते हैं। तो अभी आपको कितना सीखना है कि पॉपुलर नेटवर्क से इनके नाम पता होना चाहिए। एफएनएन सबसे सिंपल एएनएन है, जिससे आपका आइडिया डेवलप हुआ था डीप लर्निंग बनाने का। सीएनएन इमेज के लिए काम करता है, इमेज को क्लासिफाई करके दे देता है। ये जो आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क है, ये आपका सीक्वेंशियल डेटा पे काम करता है। ये आपका न्यूमेरिकल पे, ये इमेज पे, ये सीक्वेंशियल पे काम करता है। सीक्वेंशियल कैसा होगा,
वेदर का डेटा, फोरकास्टिंग का डेटा, बिजनेस का डेटा। ठीक है, ये जनरेटिव ये आपको नई इमेज बना के दे देता है। ऑटो एनकोडर जनरेटिव का एक हिस्सा है और ट्रांसफॉर्मर आपका टेक्स्ट पे काम करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपके लिए इतना है। बताओ यहाँ पे क्लियर है? ट्रैफिक रूल्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। सिस्टम लगा दिए हाईवेज पे और पुलिस वहीं से बैठ के मॉनिटर कर रही है अंदर से ही, कि देख रही है कि इसने कुछ गलत तो नहीं किया, और उसको डिटेक्ट कर लिया वहीं से, उस पर्सन को जाके फिर कैच आउट कर लिया। सब ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है, रोड को मॉनिटर करने के लिए बेसिकली। लैंड डिटेक्शन के लिए सारी गाड़ियां सही लेन में चल रही है नहीं चल रही है, अगर यहाँ इसी लेन में चलनी चाहिए और इसमें इस डायरेक्शन में चलनी चाहिए। ट्रैक करने के लिए भी यूज हो सकता है, देखो नंबर लिख के आ रहे हैं ना 1 2 3, ट्रैकिंग के लिए भी यूज हो सकता है। कैंसर के लिए डिटेक्शन हो सकता है, ये देखो ट्रू बताया गया कि इसको प्रिडिक्शन क्या आया, ये ट्यूमर है। दो ट्यूमर होते हैं, एक मिलाइन एक मिलाइन। ग्लाइकोमा तो नहीं है ये ट्यूमर, मतलब इमेज के हेल्प से ये यहाँ पे भी यूज हो सकता है। डीप लर्निंग के जो मॉडल्स है, कैंसर तो नहीं है बंदे को, उसको एनालाइज करने के लिए भी यूज हो सकता है। पोस्चर डिटेक्शन के लिए भी यूज हो सकता है, रनिंग क्या कर रहे हैं इसमें कुछ, इसका हेल्प कैसे, गेम्स वगैरह होते हैं तो किसी ने चीटिंग तो नहीं कर दी, किसी ने मतलब गलती से मार तो नहीं दिया हमको, और चीटिंग तो कुछ फॉर्म नहीं कर दी, वो सब अंडरस्टैंडिंग करने के लिए यूज होता है। बहुत सारी जगह यूज होता है, कुछ बेसिक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिए हैं। सर्विलियंस के लिए यूज हो सकता है, आप घर के बाहर बैठे हो, आपको नहीं पता लग रहा, आप सीसीटीवी कैमरा में वो सीन डिटेक्ट होके अलार्म बज होना शुरू हो जाए, अरे वहां पे ये लगा है, यहाँ भी यूज हो सकता है। सर्विलियंस सैटेलाइट के लिए जो आर्मी अपने कम्युनिकेशन बैठाती है, वहां पे एरिया डिटेक्शन के लिए यूज हो सकता है, अच्छा इस एरिया में कोई सस्पेक्ट है यहाँ तो नहीं है, तो इन सब जगहों पे ये यूज हो सकता है। एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है कि ये पत्ती ठीक है या नहीं है, अच्छा ये पत्ती बीमार है तो यानी कि फसल खराब होने लग गई, किस तरह की बीमारी है, क्या इलाज कर सकते हैं, कौन से पेस्टिसाइड्स वहां लगा सकते हैं, उसके बिहाफ पे क्या रिकमेंड करोगे। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए यूज हो सकता है, प्लास्टिक है ट्रैश है उसको कहाँ डालना चाहिए, रेड, बहुत सारी जगह, ये बहुत बेसिक से एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे कि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये बहुत अच्छा है, ये थोड़ा छोटे लेवल का है, ये बहुत अच्छा है, एग्रीकल्चर पूरा डोमेन चेंज हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, तो ये सब है इसके लिए हमने। ठीक है, ऑडियो डिटेक्शन में यूज होता है। अ मैन इज जगलिंग, ये यहाँ पे खुश है क्या कर रहा है, एंड मैन इज एंड लाफिंग इन अम्यूजमेंट, हंस रहा है, तो इसकी ऑडियो का डेटा देखो कैसे वेरी कर रहा है ग्राफ में। जब ये कुछ नहीं कर रहा है तो शांत हो गई वहां पे, जब ये हंस रहा है तो ऐसा हो गया, जब अम्यूजमेंट में तो ऐसा हो गया। ठीक है, ऑडियो कैसे वेरी कर रही है, ऑडियो डिटेक्शन में भी ये यूज हो सकता है। क्लियर? डाउट्स क्लियर? मतलब कुछ है तो नहीं इसमें, तो सिर्फ रूल्स दिखाए हैं और इसका यूज दिखाया है कहाँ पे हो सकता है। हाँ जी, न्यूरल नेटवर्क मशीन लर्निंग का हिस्सा है। मैप में भी यूज होता है, जीपीएस में यूज होता है, जोमेटो वगैरह में सब जगह यूज होता है। एआई कैमरास में भी यूज होता है। इसमें कोई डाउट है अभी तक? फिर आगे चले 10 मिनट का और पिक्सल वाला करके। बहुत सारा पढ़ना है ना तुम लोगों को आज। आरबीएफ एक नेटवर्क होता है, उसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, लेकिन इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तुमको आरबीएफ पढ़ना है, रेडियल बेसिस फंक्शन नेटवर्क। ओके, अब एक बच्चा पूछ रहा था इमेजेस पिक्सल में कैसे बटेंगी। इमेजेस पिक्सल में ऐसे बटेंगी, देखो। इमेजेस और पिक्सल्स हैं क्या, तो सबसे छोटी यूनिट किसी भी इमेज की एक पिक्सल है। और पिक्सल कुछ नहीं है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है पिक्सल? एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो आप पिक्चर अपने फोन में स्टोर करते हो ना, उसको बोलते हैं आरजीबी इमेज, पीएनजी जेपीजी वो उनके एक्सटेंशन है, आरजीबी मतलब कलर्ड इमेज। ठीक है, और उनके चैनल होते हैं तीन, उसमें तीन कलर मिल रहे होते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, आर जी बी।
और इनकी पिक्सल वैल्यू जो होती है वो 0 से लेके 255 तक के बीच में होती है। कहाँ तक होती है? 0 से लेके 255 के बीच में होती है इनकी पिक्सल वैल्यूज। ठीक है। और अगर ग्रे स्केल इमेज है तो उसमें चैनल एक ही होगा। इसमें जैसे 3 चैनल है ना, 0 1 2, रेड ग्रीन ब्लू। ग्रे स्केल में सिर्फ एक ही चैनल होगा, उसमें 3 चैनल नहीं होंगे। इसकी भी वैल्यू सेम होती है, 0 से 255। ये स्केल देखो, इस स्केल में वेरी कर रही है कि 0 है तो प्रॉपर ब्लैक होगा। इस रेंज में इसको 10 स्केल में बांट दिया, जैसे 0% में प्रॉपर ब्लैक होगा, 33%, 10% में थोड़ा थोड़ा सा कम ब्लैक होगा, फिर थोड़ा ग्रे बनता चला गया। और जैसे ही टू वैल्यू 255 हुई वो व्हाइट बन जाएगा। तो अगर पिक्सल वैल्यू 0 है तो ब्लैक, पिक्सल वैल्यू 255 है तो व्हाइट। और पिक्सल अपने आप को इमेज में ऐसे बनाती है, जो आप इमेज होगी उसके थोड़ा डिजिटल सैम्पलिंग होगी, मतलब पिक्सल में बढ़ जाएगा। और फिर हर पिक्सल की एक वैल्यू बन के आ जाएगी। नया डेटा दिया और नया मॉडल में जो सिखाया है शुरू से आखिर तक, इसको बोलते हैं एंड टू एंड ट्रेनिंग। यही करेंगे। एक डीप लर्निंग का तरीका है जहाँ पे एक मॉडल को शुरू से आखिर तक सिखाया जाता है एक नए डेटा पे, और उससे फिर हम जो चाहें वो बन आउटपुट जैसा चाहे वैसा लेके आए। इसको बोलते हैं एंड टू एंड ट्रेनिंग। कोई डाउट है इसमें? फिर हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ओके, आई एम टेकिंग अ ब्रेक। 10:25 पे मिलते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले लो।